हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम पढ़ रहे थे कि वैनिशिंग फॉरेस्ट और उसके प्रभाव क्या निकल रहे हैं। और इसमें बहुत सारी बच्चों ऐसी स्पीसीज हैं जो जंगलों के ख़त्म होने के कारण ख़त्म हो रही हैं। जैसे नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। हमारा देश बहुत प्राकृतिक रूप से विविध है, डाइवर्सिटी है। तो इस वजह से हमारे देश में वनस्पति और पेड़ पौधे भी बहुत, फ्लोरा और फोना में भी बहुत डाइवर्सिटी है। लेकिन अब ये डाइवर्सिटी में कमी आ रही है, बहुत सारी स्पीसीज ख़त्म हो रही हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी द हिंदू का, उसमें बताया था कि इंडियन बाइसन, वैसे आपकी किताब में नहीं है लेकिन करंट का भी आपको पता होना चाहिए। ये एक इंडियन गोर जिसे बोलते हैं, ये जंगली भैंस की तरह होती है, जियो इंडियन गोर। इसकी नीलगिरी की पहाड़ियों में गिनती हुई है कि कितनी है ये, और ये मिली अभी 2000। लेकिन इनकी जो जनसंख्या है 60-70 में, 1960-70 में 20,000 से लेकर 12,000 होती थी, 12,000 से 20,000 तक होती थी। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या सिर्फ 2,000 रह गई है। तो ये भी क्या है, एक बड़ा संकट है इस तरह से कि आम सी जो नस्लें होती हैं वो भी ख़त्म होती जा रही है। जैसे जंगली गधा, एक ऐसी स्पीसीज जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जंगली गधे को बचाने के लिए भी प्रयास करना पड़ रहे हैं। और गिर जो है, एक गुजरात में गिर के जंगल है, वहाँ एक अभयारण्य बनाना पड़ा है जिससे जंगली गधे बच सके। तो इस तरह से ऐसी ऐसी प्रजातियाँ जो आम सी लगती थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसमें एक हमारी यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN जिसे बोलते हैं, वो स्पीसीज को किस तरह से लेता है, लिस्ट बना के भेजता है गवर्नमेंट के सामने, और कि कहता है कि आपके ये जो पशु हैं ये इंडेंजर स्थिति में हैं, आप इनको इनकी ख़त्म होती हुई आबादी के लिए कुछ करें। जैसे नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जिनकी पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर टू बी नॉर्मल और देयर सर्वाइवल, जिनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है और वो बच रहे, मतलब नॉर्मल है, वो बचे हुए हैं, जीवित हैं, सच एज कैटल, सैल, पाइन, रोडेंट। ठीक है। इंडेंजर स्पीसीज कौन सी होती हैं? दिस स्पीसीज आर विच आर इन डेंजर, जो खतरा है ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसके समाप्त होने का खतरा है, उन्हें इंडेंजर स्पीसीज कहते हैं। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर दैट हैव लीड टू डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। और इनको बचाना भी मुश्किल हो जाएगा अगर वो चीज़ें ख़त्म नहीं की जो इनको ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार हैं इन देयर पॉपुलेशन। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बक्स, जैसे ब्लैक बक है जिसे काला हिरन बोलते हैं। आपको पता है एक मशहूर हस्ती जो हमारे देश की है, सलमान खान, उनकी एक फ़िल्म आई थी, उनकी फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी जोधपुर में, तब उन्होंने ब्लैक हिरन का शिकार किया था और अब तक वो उन पे केस चल रहा है। क्रोकोडाइल जैसे, इंडियन विल्ड एस, इंडियन जंगली गधा, रिहानो को तो आप जानते हो ना, कौन सा, गैंडा, असम में एक सींग वाला गैंडा। लाइन टेल्ड मैक्यू, जो जिसकी लाइन जैसी पूंछ है। संघाई एक डियर होता है, संघाई जो है ब्रो एंटर डियर इन द मणिपुर में एक डियर होती थी, ये भी क्या है, खतरे में है। खतरे में क्या मतलब, इनका 2-4 बच्चे हैं अपनी स्पीसीज में, और जल्दी ही अगर उनको ना बचाया गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। वनरेबल स्पीसीज कौन सी है? दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैव डिक्लाइंड लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। वनरेबल स्पीसीज वो होती हैं जिनकी जनसंख्या तेज़ी से घट रही हैं
और वो आने वाले समय में नियर फ्यूचर में इंडेंजर स्थिति में आ जाएंगे, खतरनाक स्थिति में आ जाएंगे। मतलब इनकी स्थिति इंडेंजर से थोड़ी बहुत ठीक होती है, इनको बचाया जा सकता है। द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर नेगेटिव फैक्टर चलते रहे। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शिप, इनमें आती हैं नीली भेड़, एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा की जो डॉल्फिन है जो ताजे पानी में ही होती है और जिसके जो अंधी होती है, मतलब दिखाई नहीं देता। बिहार के नज़दीक इनको बचाने के लिए एक प्लांट बनाया गया है। रेयर स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन, ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी थी, मे मूव इनटू द इंडेंजर और वनरेबल कैटेगरी, और वो पहले ही थोड़ी हैं लेकिन अगर उनको नहीं बचाया गया तो नेगेटिव फैक्टर से, तो वो ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि इंडेंजर मतलब ख़त्म होने की स्थिति में आ जाएंगे। If the negative factor affecting them continue to operate, the example of such species are Himalayan brown bear, with wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill। मतलब इनकी स्पीसीज ऐसी थी जो एक जगह पे ही होती थी, मतलब हर जगह नहीं मिलती थी। जैसे अगर डेजर्ट फोक्स है तो डेजर्ट फोक्स कहाँ मिलती थी, सिर्फ डेजर्ट में ही मिलती थी। विल्ड एशियाटिक बफेलोज, ब्राउन बियर और जो हिमालय में रहने वाली, ये चीज़ें वैसे ही रेयर थी, कम मिलती थी, लेकिन अभी भी वहाँ भी इनको खतरा हो गया है। इंडेमिक स्पीसीज, वो इंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं, दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन द सेम पर्टिकुलर एरिया, जो सिर्फ एक ही स्थान पर मिलती हैं। जैसे एशियाटिक तो एशिया में मिलती है, लेकिन एशिया में भी कोई एक जगह पर वो इंडेमिक होती हैं, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द अंडमान टील, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में तील मिलती है। अभी इनका आया था पीछे कि इनकी जो जनसंख्या वो बढ़ रही है। निकोबार पीगन, निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाला एक विशेष तरह का कबूतर होता है पीगन। अंडमान विल्ड पिग और एक जंगली सूअर। मैथुन इन अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में एक मैथुन नाम का पशु। ये क्या है, ये एक ऐसी स्थिति है जो अगर ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है, मतलब इंडिया में भी एक अरुणाचल प्रदेश में। और अगर ये मतलब वहाँ भी ना बचाया जाए तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती है जो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, जिनके बहुत सारे क्षेत्रों में सिर्फ अवशेष मिलते हैं। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नॉन और लाइकली एरिया वेयर दे अक्योर, वहाँ ना मिले जहाँ इनका स्थान होता था। स्पीसीज में भी एक्सटिंक्ट फ्रॉम ए लोकल एरिया, और जहाँ से ये जो लोकल एरिया पहले इनका होता था वहाँ से ये ख़त्म हो गए हैं। रीजन, कंट्री, कंटिनेंट, इंटायर अर्थ, एक हो सकता है एक पृथ्वी के किसी देश में हो, ये वहाँ से ख़त्म हो गई हो, या पृथ्वी से ही ख़त्म हो गई हो। तो ऐसी स्पीसीज क्या होती है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। समझ में आ गया। वनरेबल स्पीसीज वो होती हैं जो थी तो ठीक पॉपुलेशन इनकी, लेकिन डिक्लाइन हो रही है और कभी ना कभी निकट भविष्य में वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगी, इंडेंजर हो जाएंगी। रेयर का मतलब जो मिलती ही कहीं कहीं है। एंडेमिक मतलब जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती है। और एक्सटिंक्ट जो है, एक्सटिंक्ट में कौन सी स्पीसीज होती हैं, जो ख़त्म हो चुकी है। लेट अस नाउ, सॉरी, ये देखो, ये आपकी दिखा रखा है, जैसे हेट्रोमेट्रियस कैनेरियस एंडेमिक इन कर्नाटका, ये सिर्फ कर्नाटका में पाया जाता है। कुछ ये पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, अंडमान पीगन्स हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ये एक्सटिंक्ट होने वाले फ्यू एक्सटिंक्ट है रेयर एंड इंडेंजर स्पीसीज। ठीक है। रिसोर्सेज obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife, wood, bark, leaves, rubber, medicine, dye, food, fuels, fodder, manures. So it
So it is we of ourselves who have deplete our forest and wildlife. जैसे हमें रिसोर्स ये ख़त्म क्यों हो रहे, क्योंकि इनके फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। जो रहने का लिविंग एरिया वो तो इनका फॉरेस्ट था, वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये वुड है, बार्क है, पत्ते हैं, रबड़ है, वो मिलते हैं, फोडर खाने का सामान मिलता है। और जब हम एक्सटेंट में पॉपुलेशन का बर्डन है और इसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इनका जो एरिया है जहाँ ये रहते थे वो सुकड़ गया है। वो पहले इतना था तो अब इतना रह गया है। अब फिर ये उन जंगलों से बाहर निकलते हैं, आदमी से इनकी टकराहट होती है और ये मारे जाते हैं। सो इट इज़ वी आवर सेल्व्स हु हैव डिप्लीट आवर फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ। हम फॉरेस्ट को डिप्लीट करके अपने विल्ड लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्ट ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल्स एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। और ये ज़्यादातर कॉलोनियल पीरियड में हुआ, अंग्रेज़ों के टाइम हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम जो है शोषण के लिए उन्होंने रेलवे बिछाई, एग्रीकल्चर के लिए भूमि तैयार की। कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब होता है वो खेती जो हमें ज़्यादा पैसा देती है, जैसे नील की खेती उगाई गई, या चाय के बागान, माइनिंग, कोयला प्रोड्यूस किया गया। उसके लिए देखो माइनिंग कैसे होती है। मान लो ये खान मिली है 200 किलोमीटर तक कोयले की। अब 200 किलोमीटर तक इस पे वृक्ष हैं। अब सारे वृक्षों को साफ किया जाएगा और ये कोयला निकाला जाएगा, तो हुए ना जंगल ख़त्म। इसी तरह अगर रेलवे बिछाई तो मान लो 1000 किलोमीटर रेलवे का ट्रैक बिछाना है। जो आसपास की भूमि पर पेड़ थे वो पेड़ क्या होंगे, वो पेड़ ख़त्म होंगे तभी तो रेलवे ट्रैक बिछेगा। तो लगातार ऐसे ही हमें विकास के कार्य करने पड़ते हैं और हमें वृक्षों को काटना पड़ता है। इसका एक ही तरीका है कि ऐसी प्लानिंग की जाए कि जहाँ वृक्ष ना काटे, जहाँ वृक्ष हो वहाँ हम रेलवे ना ट्रैक बिछाए, साइड में ले ले। बहुत तरह के मैप बन सकते हैं ना। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर काज ऑफ डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद तो हमें और भी काम करना पड़ा, क्योंकि स्वतंत्रता के टाइम हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी, अब हमारी 136 होने वाली है। इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को तैयार करना था, भूमि काटनी जरूरी थी, उनका उद्योगों का विकास करना था। तो इस तरह से बांध बनाने थे, खेतों तक पानी पहुंचाना था। इस वजह से वृक्ष काटे गए और लगातार 1951 से लेकर 1980 तक फॉरेस्ट सर्वे क्या कहता है, ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट थे वो एग्रीकल्चर लैंड में परिवर्तित किए गए। मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। सब्सटेंशियली पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्ट और डिग्रेड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेशन जूम। और इसके अलावा एक खेती है जूम। जूम खेती में क्या होता है, मान लो एक कबीला है, उसने खेती के लिए ज़मीन तैयार की और ये पेड़ जो है वहाँ से साफ किए। फिर 6-7 साल के बाद यहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल नहीं रह गई, मतलब यहाँ पेड़ खेती होनी बंद हो गई। दूसरी जगह उन्होंने जंगल साफ किए और दूसरी जगह पेड़ काटे, और इस तरह से बड़ी मात्रा में जो पेड़ हैं वो झूम खेती के कारण काटे जाते हैं। झूम खेती समझ में आ गई ना, एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करने को हम झूम कहते हैं। और वो जंगलों को काटते हैं, बर्न करते हैं, जला देते हैं ताकि भूमि को साफ किया जा सके। तो एक ये भी कारण है। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम्ड। अंग्रेजों ने देखो जंगलों में घुसने के लिए, वैसे जंगल प्रॉपर्टी किसकी होती है मुझे ये बताओ। जंगल प्रॉपर्टी होती है जो कबीला या लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ से वो लकड़ियाँ लेते हैं, जानवरों के लिए फूड लेते हैं, लेकिन वो बचाते भी हैं। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। मान लो जो ट्राइबल है लोग वहाँ काम करते हैं, यहाँ पत्ते बहुत गिरे, खेती करने के लिए जो ज़मीन साफ करी तो इन पत्तों को जलाया गया, ठीक है। थोड़े थोड़े करके ये पत्ते जलते रहे तो
क्या हुआ कि इनमें जो जंगल में आग थी वो नहीं लगती थी एक बड़े लेवल पे, छोटे छोटे पत्ते जो थोड़े होते वो जला दिए जाते। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बैन कर दिया कि आप यहाँ खेती नहीं कर सकते, आप यहाँ घुस नहीं सकते, बैन कर दिया। बहुत सारे एक्ट बनाए गए, कानून बनाए गए। पत्तों का जो संख्या थी वो बढ़ती रही बढ़ती रही, और एक दिन जब अचानक से आग लगती है तो वो जो सूखे पत्तों की कलेक्शन है वो इतना बड़ा लेवल पे हो जाती है, जब आग लगती है तो वो पूरे वनों को जलाकर खाक कर देती है। अभी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी थी, अमेरिका में लगी हुई है अब। तो ये ऐसे ही कारण बनते हैं, नेचुरल चीज़ों को हम जब छोड़ देते हैं तो बहुत सारे ऐसे कानून अंग्रेजों ने भी बनाए जिससे वो जो वन थे वो खत्म हो गए। Some of our environmental activities says the promotion of a few favored species in the many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercial valuable species were extensively planted. Through the ironically termed जैसे ये दिखा रखा है, फॉर इंस्टेंस टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया एंड चीर पाइन प्लांटेशन इन हिमालयन हैव रिप्लेस्ड द हिमालयन रोक। इसमें क्या कहा गया है, हम थोड़ा सा ये और पढ़ ले। अब इसमें क्या किया गया, अंग्रेजों ने कैसे रूल बनाए, उन्होंने क्या किया, मान लो एक पौधा जो है वो खूब सारा रबड़ देता है, या एक जब पौधा है उस पे बहुत सारा रेशम के कीड़े पैदा होते हैं, मलबरी का जैसे पेड़ होता है, तो उन्होंने क्या किया, इस चीड़ को या इस मलबरी को ही बहुत मात्रा में उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो दूसरे पौधे थे इनकी ओवर ग्रेजिंग के कारण, ओवर ग्रोथ के कारण, इन दूसरे पौधों के ओवर ग्रोथ के कारण ये पौधे पनप ही नहीं पाए, और बहुत सारी ऐसी वनस्पति खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एक ही वनस्पति ने उनकी जगह ले ली। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ। अगर आप खेती करते हैं या गांव में रहते हो, पहले खेतों में बहुत सारे दालें उगाई जाती थी, मूंग, मोठ, वो चना बहुत ज़्यादा उगता था, गन्ना। आप अपने दादा वगैरह से बात करो तो वो खेती बताएंगे, तो आप उनसे पूछना कि दादाजी आप कौन कौन से फसल उगाते थे, तो वो आपको ये बताएंगे कि हम चने उगाते थे, मोठ, मूंग जो है सब उगाते थे, गन्ना होता था, गेहूं एक दो के जब उसमें लगाते थे। अब क्या हो गया, अब एक ही तरह का पौधा उगने लगा गेहूं का। ठीक है, सरसों, तोरिया, मूंगफली, जो और चीज़ें थी, तिल थे, वो बंद हो गए। और जो खरीफ की फसल है उसमें या तो कपास रह गई या चावल रह गया है। जो मूंग, मोठ, जितनी भी दालें होती थी वो नहीं होती अब। तो इस तरह से क्या है, जंगल में भी वो विशेष तरह के पौधों से लाभ लेने के लिए उन्होंने दूसरे पौधों को खत्म कर दिया। मैनी फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट hold the view that the greatest degrading factor behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection। बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हमारे ये कहते हैं रिसोर्सेज के फॉरेस्ट के खत्म होने का एक बड़ा कारण है ग्रेजिंग करना, मतलब जंगलों में पशु चराना, और फ्यूल फूड कलेक्शन करना। Though there are maybe some substance in their argument, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by looping rather than by feeling entire tree। लेकिन जो उस टाइम की कम्युनिटी होती थी ना भाई, जो वहाँ से फ्यूल फोडर लेती थी, वो प्लांट उगा भी देती थी वहाँ, वो जंगलों को देवता के समान पूजती थी, तो वो खराब नहीं करती थी। खराब वो करेंगे जिनका उनसे कोई लगाव नहीं, जो ठेके पर फॉरेस्ट को ले लेते हैं और धड़ाधड़ उनको काटते हैं। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals and other resources that meet the demand of rapidly expanding industrial urban economy। ये कहता है
कि जो इकोसिस्टम है या फॉरेस्ट है आपका कब खत्म होता है, जब डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों का प्रयोग होना लगता है। मान लो कोई कबीला है वहाँ से रबड़ ले रहा है या कोई फूल कलेक्ट कर रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बनेगी। लेकिन जब उद्योग लगता है तो बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं। आपने नाम सुना होगा एक चिपको मूवमेंट का। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में हुई थी। लोग पेड़ों पर चिपक गए थे कि इसको पेड़ों को कटने नहीं देंगे, क्योंकि क्या कर दिया था सरकार ने, ये 1971-72 की बात है। जो लोग थे वहाँ के उनको तो मना कर दिया था कि आप पेड़ नहीं काटोगे, लेकिन जो बैट बनाने वाली कंपनी थी को उसको ठेके दे दिए। और इस तरह से जब बैट की कंपनी को ठेके दे दिए तो सरकार क्या करेगी, हाई रेट पे ठेके देगी। जो बैट बनाने वाली कंपनी है वो घाटा थोड़ी नहीं खाएगी, वो धड़ाधड़ पेड़ों को काटेगी। तो इस तरह से लोग वहाँ चिपक गए थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, लाखों हजारों सालों से हम वहाँ रह रहे हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ा कारण पेड़ों का कमर्शियल प्रयोग है। जैसे चंदन के पेड़ है, उनकी लकड़ी बहुत महंगी है, लोग उनकी तस्करी करते हैं और लोग काटते हैं। तो जो आम लोग हैं वो उनका प्रयोग जो है वो सही ढंग से करेंगे, लेकिन जब उनमें हस्तक्षेप दूसरी ताकतों का हो जाता है, गवर्नमेंट का या इंडस्ट्रीज का, तब उनका प्रयोग कंज्यूमिंग उपभोग की तरह होगा। These protected area thus mean different things to different people, and there lies the fertile ground of the conflict. The Himalayan year in trouble, जो हिमालय के पेड़ हैं या एक वृक्ष है वो किस तरह से खतरे में है। द हिमालयन येव टक्सिस वोलाचियना, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इज ए मेडिकल प्लांट। ये मेडिकल प्लांट है, मतलब दवाई बनती है इससे। फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। एक केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल, एक केमिकल है जिसका जो टैक्सोल इसमें से पाया जाता है, इसकी छाल से निकलता है। और नीडलेस ट्विग एंड, इसकी जो ट्विग है वो मतलब सूल नहीं है उसमें। और एंड रूट ऑफ द ट्रीज हैज बीन सक्सेसफुली through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercial valuable species are extensive planted and other species eliminate। मतलब जो वो पेड़ है वो ज़्यादा उगाने लगे लोग, और जो दूसरे पेड़ हैं उनकी संख्या घट गई। टैक्सोस के पेड़ की कीमत हो गई ज़्यादा, तो उसने क्या है, दूसरे जो पेड़ थे उनकी वैल्यू ख़त्म कर दी और वहाँ है ही नहीं अब। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ है, फॉर इंस्टेंट टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी जगह एक ही पेड़ ने ले ली है, टीक। और चीर पाइन एक पीनस रोक्स बुर्गई प्लांटेशन है हिमालय में, हैज रिप्लेस द हिमालयन ओक। हिमालयन ओक को ख़त्म कर दिया है, एंड रोडा डेनियोर फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया। मतलब एक प्लांटेशन ज़्यादा, एक पौधे की प्लांटेशन ज़्यादा होगी जिससे दूसरे प्लांट ख़त्म हो गए। A large-scale development project have also contributed scientifically to the loss of forest. Since 1951, over 5,000 kilometer of the forest was cleared for the river valley project। देखो ये समझने की बात है, एग्रीकल्चर लैंड बड़ी, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो क्या है, हमें एग्रीकल्चर जो खेत थे, एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन के लिए हर खेत में पानी पहुंचाना था। पानी पहुंचाने के लिए क्या किया, ये नदियां थी और इन नदियों पर बांध बनाए गए बड़े बड़े। इन बांधों को क्या है, जैसे एक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट था, उस पर बांध बनाने के लिए कम से कम 300 बांधों के ऑर्डर दिए गए। अब ये 300 बांधों से क्या है, ये बहुत कई फीट ऊंचे होते हैं, यहाँ से मिट्टी उठाई जाती है। तो जितने एरिए से जो गांव है जहाँ से उठेंगे तो वो फॉरेस्ट भी कटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है,
ना तो हम डेवलपमेंट को छोड़ सकते हैं और ना ही हम क्या है हम पेड़ों को कटना बंद कर सकते हैं। अब इनके विरुद्ध एक नर्मदा सागर बांध था, उसके विरुद्ध मेघा पाटेकर नाम की एक लेडी थी, उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया कि आप इस तरह से बिना पूछे जो लोगों की जो भूमि जा रही है उसको अगर उस कम्युनिटी के लिए वो सही नहीं है वो प्रोजेक्ट, तो आप ऐसे अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव also contributed significantly to the loss of the forest. Since 1950, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for valley projects. Valley मैंने सागर, जो नदी पर वो बनाए जा रहे थे, बांध बनाए जा रहे थे, और बहुत सारे बांध अगले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि कितने सारे बांध हमने बनाए हैं। ज़रूरत भी है क्योंकि बांधों से बिजली बनती है, सिंचाई मिलती है, पानी पीने का मिलता है, लेकिन ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि उनसे प्रकृति को भी कोई हानि ना पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ पहुंचे जो अपनी ज़मीनें दे रहे हैं या जिनसे उनका लाइफ स्टाइल इफेक्ट हो रहा है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग with a project like Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would inundate 40,000 hectare forest, meaning mining in another important factor behind deforestation. पता चल गया ना कि किस तरह से नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं हमारे जिस पर बांध बनाए जाते हैं वो भी जंगलों के कटने का एक बड़ा कारण है, और दूसरी तरफ माइनिंग है। किसी भी खनिज पदार्थ को खोदने के लिए हम माइन खोदते हैं, निकालने के लिए माइन खोदते हैं, तो उसके ऊपर जितना भी जंगल होता है उसको काट दिया जाता है, और जहाँ ये माइनिंग है ना भाई वहाँ फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। द बक्सा टाइगर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल में है भाई, टाइगर के लिए है ये याद रखना आप। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले भविष्य में भी जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए नौकरियों के लिए दोगे पेपर तब ये आएंगे। तो बक्सा जो है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। वो भी सीरियस थ्रेट है क्योंकि वहाँ डोलामाइट की खान है, डोलामाइट की खानें हैं वहाँ पे, उनको निकालने के लिए बहुत सारा फॉरेस्ट जो है काटा गया। अगर फॉरेस्ट काट दिया तो जो टाइगर है वहाँ कहाँ बचेंगे, जो ऊपर हम पढ़ रहे थे कि क्यों वो उसमें खतरे में आ जाते हैं, तो इसी कारण तो वो जितनी भी स्पीसीज होंगी वहाँ, चाहे वो टाइगर्स है चाहे वो और कोई है, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, और इस तरह से चीज़ें क्या है वो ख़त्म हो जाती हैं। ट्राइबर गर्ल्स यूजिंग बैम्बू स्प्लिंग्स इन द नर्सरी एट द मुखाली नियर साइलेंट वैली। साइलेंट वैली पता है आपको कहाँ है? केरल को कहा जाता है साइलेंट वैली। ये नेचुरल चीज़ें हैं जिन पर किसी व्यक्तियों का और फैमिलीज का जीवन निर्वाह चलता है। द पूरेस्ट 25% द फार्मर्स शेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंट वेल बीइंग। द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग व्हाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। देखो मैं आपको समझाती हूँ ये क्या बताना चाह रहा है आपको। ये जो लकड़ियाँ काट रही हैं औरतें, ये एक बंडल लेके गई है, ठीक है, कितने बंडल, मान लो 20 लोगों ने काटा तो 20 बंडल चले गए, इसी तरह ये टोकरियों में रखे हुए हैं। लेकिन मान लो एक कंपनी ने इस चीज़ का ठेका ले लिया, एक बार में कितनी ट्रक भरे जाएंगे चीज़ों में, ठीक है ना। तो ये बात है कि कमर्शियल यूज जब शुरू हो जाता है किसी चीज़ का तब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जो आम लोग यूज करते हैं उनसे ख़त्म नहीं होती चीज़ें। डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। क्या आपको पता है ओवर हाफ मतलब आधे नेचुरल फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं हमारे। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड ड्रेन्ड। वेटलैंड होते हैं दलदली भूमि, जहाँ पर नदी वगैरह बहती है तो वहाँ वेटलैंड होते हैं, और ये इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पंजाब में हरिकेन है एक वेटलैंड, वहाँ पर ये जो पक्षी हैं, पशु हैं, इंसेक्ट हैं, वो बहुत पॉपुलेटेड होते हैं। ये सूख गए हैं अब,
70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पोल्यूट। 70% जो हमारी वाटर बॉडीज थी, झीलें थी, नदियां थी, जोहड़, तालाब, सब पोल्यूट हो चुके हैं। 40% ऑफ इट्स मैनग्रोव्स होते हैं जो समुद्र के किनारे वृक्ष होते हैं ना, उन्हें मैनग्रोव्स कहते हैं। यहाँ समुद्र बहता, खारा पानी में उगते हैं। 40% खत्म हो चुके हैं मैनग्रोव्स, वाइप्ड आउट। And with continued hunting and trade of wild animal and commercially valuable plant, thousands of plant and animal species are heading toward extinct। और हजारों तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब उनका नामो निशान ही मिट गया। अब आपने एक्टिविटी करनी है, आप कहीं से भी अखबार से या किसी और दूसरे रिसोर्सेज से, नेट पे इतना सामान पड़ा हुआ है, फ़ोन आपके पास रहता है, और भी बहुत सारे उदाहरण जो इंडेंजर स्पीसीज हैं, वनरेबल स्पीसीज हैं, हेडिंग डाल दो, बहुत सारों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि कौन कौन से ख़त्म होते जा रहे हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू। ख़त्म होना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का ख़त्म होना एक बायोलॉजिकल इशू ही नहीं है। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल। ये बायोलॉजिकल लॉज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल लॉज नहीं, इससे कल्चरल चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। आपने 7th में अगर सही ढंग से पढ़ा हो तो एक चैप्टर था हाशियाकरण। हाशियाकरण में एक ऐसे परिवार की कहानी दर्शाई गई है जो इन नदी घाटियों की प्रोजेक्ट की वजह से फॉरेस्ट कट गए, उनकी लैंड छीन गई, वो दिल्ली में रहते हैं और अब ना तो वो अपने तीज त्योहार सब मनाते हैं क्योंकि उनके जैसा कोई है ही नहीं। जैसे वो कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े कोई पहनता नहीं दिल्ली में। मतलब ऐसे लोग अपनी पहचान तक खो देते हैं, अपना कल्चरल डाइवर्सिटी भी खो देते हैं। मान लो एक कबीला जो है ये उठकर बिहार से उठकर हरियाणा में आ जाता है, तो उसे अगर वो लंबे समय तक रहेगा तो उसकी कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस तरफ हरियाणा में उनके कल्चर को देखने वाला, मनाने वाला कोई नहीं है उनके स्पोर्ट में। तो इस तरह से सच लूज हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड improves many indigenous and other forest dependent community who directly depend on various component of forest and wild life for food, drink, medicine, culture, spiritually extra। वही उनके देवी देवता होते हैं, वही उनकी कल्चर होती है, वही वो दवाएं खाते हैं, जो भी पीते हैं। लेकिन अगर वहाँ से उनको हटा दिया जाए तो ये सारी जो चीज़ें थी वो छूट जाती। In many societies, women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water and other basic substance need। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जो इसमें ट्राइबल्स में, जहाँ वुमेन ही ये फोडर वाटर सब कलेक्शन करते हैं। अगर उनको ये नहीं मिलेगा तो उनको दूर दूर जाना पड़ता है इस चीज़ के लिए, और वो और मुश्किल उनका जीवन हो जाता है। एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीट, अगर उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, मान लो पानी का कोई स्रोत था आसपास, आप अभी देखोगे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, तो एक लोनार झील बोलते हैं बोले इसकी, लोनार झील है महाराष्ट्र में, बम्बई से 500 किलोमीटर दूर ये झील है। और ये बताते हैं कि 50,000 साल पहले कोई मेट्रॉयड क्षुद्र ग्रह टकराया था, तब ये झील बनी थी। 150 मीटर गहरी झील है। वर्तमान में इसका पानी लाल हो गया। वैसे तो इसका पानी जो आम पानी होता है उसी जैसा होता है, लेकिन अब इसका पानी, ये न्यूज़ में आया हुआ है, लाल हो गया है। तो ये भी क्या है, या तो जो एल्काइन वगैरह था, पोल्यूशन वगैरह था, उसकी वजह से जो एल्गी वगैरह वहाँ रहती है, काई वगैरह होती है, उन्होंने अपना जो है प्रकृति बदल ली होगी। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर उस झील पे बहुत सारे लोग डिपेंड होते तो समझ लो आप, उनके लिए तो एक बड़ा खतरा है। अब वो कहाँ जाएंगे? तो इस तरह से जब रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो वुमेन्स की समस्याएं बढ़ जाती हैं। उन्हें 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर इन रिसोर्सेज को फिर ढूंढना पड़ता है। दिस काजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द वुमेन एंड निजेबल
ऑफ होम चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड आवर वर्क। इस वजह से वो घर की तरफ, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि उनके काम के घंटे बढ़ जाते हैं। जहाँ वो पानी को 1 घंटे में ले आती थी, अब 10 किलोमीटर जाएंगी तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। विच ऑफन हैज, और उनकी सेहत के लिए भी ये बहुत, अगर जिस इलाके में 10 किलोमीटर पे पानी है तो वहाँ हालात क्या होंगे, गरीब होंगे लोग। और उनकी बहुत सारी एनर्जी अगर पानी लाने में जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सोशल इम्प्लीकेशंस, द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द डेग्रेडेशन सच एज सर्व ड्राउट टू डिफोर्टेशन इंडीड फूड्स। अगर इस तरह से पेड़ कटते रहते हैं ना भाई, फिर बारिश भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पेड़ों की पत्तियों से वेपोरेशन होती, अगर वो वेपोरेशन कम हो गई, भाप बनी ही नहीं, तो वहाँ क्या होगा, बरसात भी नहीं होगी, और वो पूरा का पूरा जो इलाका है वो सूखे के ग्रस्त हो जाएगा। सूखे के ग्रस्त होगा तो पुअर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और एक प्रॉब्लम के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इट इज इम्पेरेटिव टू एड टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और इसलिए हमें ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए जो हमारी वाइल्ड लाइफ को और जो फॉरेस्ट है उसको बचा सके। क्या कंजर्वेशन करना चाहिए, आप कुछ सोचना, बाकी हम कल अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।